नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात? पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मैं इस पर बात कर रही हूं और आज अब क्योंकि हमने वोट कर दिया है, दोनों चरण का मतदान हो चुका है और अब इंतजार हो रहा है परिणामों का। 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे और उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। तो गुजरात में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये एग्जिट पोल का मानना है। आज इसी पर चर्चा होगी। गुजरात में कितने सटीक बैठेंगे एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरीके के परिणाम मिल रहे हैं, करीब 136, 117 से लेकर 148 तक की सीटें सभी अलग अलग एजेंसी जो एग्जिट पोल करती है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी है और ऐसे में ये जो परिणाम है एक तरफा होता दिख रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं डॉक्टर जयेश शाह, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। जयेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह का परिणाम सामने आया है, 182 विधानसभा सीटें गुजरात की, 117 से 148 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। ये मैं ओवरऑल एक सिनारियो आपको बता रही हूँ। 30 से 51, 30 सीटों से लेकर 51 सीटों तक कांग्रेस, पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस एग्जिट पोल में दिख रहा है। अगर ये परिणामों में तब्दील होता है तो गुजरात में जो दूसरा मोर्चा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उससे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। 3 से 13 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। ये सीट कौन सी होगी और कौन से इलाकों में आम आदमी पार्टी कामयाब होगी, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। और अन्य को हो सकता है 0 से 3 सीटें मिले। ये एक मोटा मोटा आकलन है, बाकी की बात जयेश भाई खुद बताएंगे। जयेश भाई, कम वोटिंग हुआ है, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे। 10 साल में सबसे कम वोटिंग गुजरात में दर्ज हुआ है 2012 और 2017 के मुकाबले, और सबसे ज्यादा कम उत्साह तो अहमदाबाद और वडोदरा, 2 बड़े शहरों ने दिखाया है। क्या कहेंगे इससे? भारतीय जनता पार्टी से नाराज है मतदाता? 2 शहर नहीं, सभी शहरों में। सूरत ले लो, अहमदाबाद ले लो, बड़ौदा ले लो, राजकोट ले लो, जामनगर ले लो, सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में वोटिंग 55% के आसपास अगर शहरों का एवरेज निकालो तो इतना ही है जी। मतदार नाराज जरूर है, सत्ताधारी पक्ष से मतदार नाराज है। मतदार की नाराजगी वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इस बार एक दूसरा फैक्टर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो अंतिम 2 या 3 घंटों में अपने बूथों पर अपने मतदारों को बाहर निकाल करके एक एक करके निकाल करके बूथ तक लाते थे, ये सिनेरियो इस बार देखने में नहीं आया। बिल्कुल सही बात। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बार नाराज है। उसकी नाराजगी की वजह यह है कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए या विनिंग कैंडिडेट की फॉर्मूला में सेट का होने के लिए कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के बेसिक कार्यकर्ताओं को किनारे करना पड़ा और इसी वजह से कार्यकर्ता नाराज हुए। तो कार्यकर्ता की नाराजगी एक रीजन ये है। कार्यकर्ता की दूसरी नाराजगी ये है कि उन्हीं में भाजपा वर्सेस भाजपा हुआ है। तो सपोज कि एक आदमी, मैं एक एग्जांपल, एक सीट ऐसी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, उनके सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार वो बेसिकली भाजपा का ही है। बिल्कुल। और दूसरी एक सीधा कई जगह भाजपा देता है। तो इसलिए क्या है कि कार्यकर्ता तो एक ही थे, तो इसलिए कहां जाना, किस ओर जाना, ये द्विधा में कार्यकर्ता भी निष्क्रिय रहे और ये भी एक वजह है वोटिंग ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अन्य दलों को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। वो बहुत कम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अन्य को सपोर्ट किया, ऐसी सीटें बहुत कम है। लेकिन वो नाराज होकर के निष्क्रिय हो गए और वो निष्क्रिय होने की वजह से जिस मतदारों को घर से निकाल के बूथ तक लाने की जिम्मेदारी थी वो पार नहीं हुई। तो दूसरा एक कार्यकर्ताओं का नाराजगी का रीजन एक ये भी है कि अब टेक इट फॉर ग्रांटेड गिन लिया है कि शहरों में तो भाजपा जीतने ही वाली है, हम मेहनत करें या न करें सीट तो निकालेंगे, चाहे वो 70,000 के लीड से निकाले या 7,000 की सीट से लीड से निकाले, जीतने वाली। एक ये भी फैक्टर था। जी। सामने कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लगातार 27 साल, उससे पहले 5 साल, 32 साल के शासन से कई मतदार नाराज तो है, लेकिन उसके पास सामने सक्षम विकल्प नहीं है। कांग्रेस उस विकल्प बन के उभरी नहीं। शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी ने एक हवा बनाई थी, लेकिन उसमें बलून में से भी फिर हवा निकल गई चुनाव आते आते। तो मतदार को सामने एक सक्षम विकल्प भी नहीं मिल रहा है।
सक्षम विकल्प नहीं मिलने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन इतना नाराज नहीं है कि सामने उसको विकल्प देखा कि भाई आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, ये कांग्रेस का कैंडिडेट, सामने भारतीय जनता पार्टी है जी। तो वो ये सोचता है कि सामने दो इतने सक्षम नहीं है तो बेटर है कि हमें भाजपा को वोट, हमें वोट करने ही नहीं जाना है। तो एक ये फैक्टर भी काम किया है, इसी वजह से वोटिंग बहुत कम हुई है। अब जब हमने प्राथमिक ओपिनियन पोल से हम खुद करते हैं, तो हमने जब ओपिनियन पोल किया था तब हमने 65 से 70% तक के वोटिंग के अनुमान से हमने काम किया था, लेकिन वोटिंग 62-63% के आसपास रहेगी ऐसा अभी दिख रहा है। उसके हिसाब से भाजपा की सीट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो ओपिनियन पोल में आई थी, वो जो डिफरेंस पड़ेगा वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में पड़ेगा। मैं यहां पर एक खतरनाक सिनारियो की बात करता हूं। अगर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल को बाजू पर रखें, हम एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करें, अगर एग्जैक्ट रिजल्ट में ये आया कि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी तो 49 से 50% के आसपास वोट मिलेगा, वही रह रही है, ये दिख रहा है 2 चरणों में। लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी के बीच में अगर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आती है तो वो न खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, वो कांग्रेस के लिए भी खतरा साबित होगी। बिल्कुल सही बात। भारतीय जनता पार्टी भी यही सोचती है कि कांग्रेस सक्षम हो, कांग्रेस मजबूत हो हमारे सामने, बजाय आम आदमी पार्टी। अगर 6% वोट शेयर मिलता है तो वो पॉलिटिकल मतलब नेशनल पार्टी में वो तो मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूँ कि 12 से 15% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और हमारी एवरेज के हिसाब से करीब 14% आम आदमी पार्टी ले रही है और कांग्रेस करीब 34% ले रही है। लेकिन जो दूसरी एजेंसीज जो बता रही है ना, कोई 25% आम आदमी पार्टी को बता रहा है, कोई कांग्रेस को 28% बता, तो ये एक अनयूजुअल सिनारियो की बात करता हूं जो अगर ऐसा हो गया तो गुजरात के राजकारण में बहुत बड़ी उलटफेर होगी, बहुत बड़ा उलट। और इसलिए बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उनसे कांग्रेस की आइडियोलॉजी गुजरात के मतदार को ज्यादा पसंद आएगी। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, एक्टिविस्ट आइडियोलॉजी है, फ्रीबीज की आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी गुजराती मींस बिजनेस। आप देखो कोई भी गुजराती परिवार होगा, एक ऐसा साइड इनकम, फिक्स इनकम के साथ साथ साइड इनकम को, चलो छोटा बहुत इंश्योरेंस का काम कर ले, चलो छोटा बहुत स्टेशनरी का काम कर ले, चलो छोटा बहुत ये काम कर ले, वो काम कर ले, साइड में इनकम जनरेट करेगा उसको, जिसको सोशल इनकम बोलते हैं। तो ये गुजराती साइड इनकम जनरेट करने वाले आदमी है, वो फ्रीबीज में नहीं मानते। अगर ये आज गुजरात में इतनी इंडस्ट्री फ्लरिश हुई है, गुजरात आज इतना आगे बढ़ा है, वो इंडस्ट्री की वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से। यानी आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आगे चलकर गुजरात की सियासत में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ कि सेकंड पोजीशन पर आम आदमी पार्टी आ गई तो बहुत गुजरात के राजकारण में, गुजरात के इंडस्ट्रियल लेवल में, गुजरात की पूरी राजनीति में, गुजरात की पूरी अर्थनीति में बहुत बड़ी उलटफेर हो सकती है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, हमारा जो सर्वे हुआ है हमें तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी करीब 14% के आसपास वोट लेगी और कांग्रेस करीब 32 से 34% तक वोट लेगी। इतनी वीक हमारा सर्वे में नहीं दिखाई दे रही जितने कई सर्वे बता रहे हैं। हाँ, सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस कई जगह पर थोड़ी बहुत मजबूत होने के बाद भी उसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो 10-12%, 8% जो वोट आम आदमी काट रही है उनकी वजह से कांग्रेस उसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। ये दिख रहा है मैदान पर, ग्राउंड रियलिटी पर। तो ये जो वोटिंग कम हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा डैमेज नहीं हो। जो ओपिनियन पोल में हमने बताया था कि 126 +-5 मतलब 121 से 131 के बीच में सीट आएगी, नवंबर में बोला था मैं। अभी आज कल चुनाव खत्म होने के बाद आज मेरा आकलन हमारा बस उसके आसपास ही 1-2 सीट प्लस-माइनस हो, भाजपा में ज्यादा नहीं डिफरेंस हुआ है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल आकलन कांग्रेस के लिए था वो हमारा ओरिजिनल आकलन 51-55 था, उसमें थोड़ा बहुत ये कम वोटिंग में फर्क पड़ा हुआ है। अब कांग्रेस 43 से 50 के बीच में आएगी, अब जो हमें लग रहा है। कई लोग तो उसको 30-32 तक भी गए हैं, लेकिन हमको करीब 42 से कम आती नहीं दिख रही है। और आम आदमी पार्टी कई लोग 25 तक गए हैं, लेकिन हम अगर देखें तो हम 7 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी वो देख रहे हो। लेकिन वो जो 7 से 8 सीट मिलेगी वो आम आदमी पार्टी की ताकत पर नहीं मिलेगी। वहां के प्रत्याशी पहले से काम कर रहे हैं। जैसे डेडियापाड़ा में चैतर वसावा, एक एग्जांपल के तौर पर देता हूं, तो वो प्रत्याशी ऐसा है कि वो जो बीटीपी थी जिसमें छोटू भाई वसावा और महेश वसावा दो जीतते थे,
तो वो 2 सीटें जिताने में चैतर वसावा का बहुत बड़ा रोल था। मतलब जो किंग मेकर था अब वही किंग बन रहा है। इसलिए तो डेडियापाड़ा से महेश वसावा ने चुनाव नहीं लड़ा, वो निकल गया। तो ये चैतर वसावा, ये ऐसी सीटें हैं जिस सीटों पर अगर वो अपक्ष भी लड़े तो भी अपनी मजबूती दिखा सकते थे। ऐसी 6, 7, 8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी। लेकिन उसको जो वोट शेयर जो मिल रहा है ना, वो 27 के लिए आज के लिए खतरा नहीं है, वो 27 के लिए खतरा है। और वो न ओनली भाजपा, वो कांग्रेस के लिए भी खतरा है। मैं तो ये मानता हूं कि गुजरात के अर्थ कारण, गुजरात की इकोनॉमिक जो है, गुजरात की जो इंडस्ट्री है, तो गुजरात की जो पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम में कांग्रेस ज्यादा फिट बैठती है बल्कि बजाय आम आदमी पार्टी। मैं तो हमेशा बोलता हूं हमें कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त गुजरात नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, विकल्प हमेशा लोकशाही में मजबूत सक्षम विरोध पक्ष चाहिए। और सक्षम विरोध पक्ष जो कांग्रेस देगी वो आम आदमी पार्टी नहीं दे सकती है। हाँ, कांग्रेस लास्ट 20 साल से निष्क्रिय हो चुकी है, उसका रीजन को ढूंढ के कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। 77 सीटें गुजरात की जनता ने दिया था 2017 में, कांग्रेस उसको नहीं निभा पाई वचन। जनता ने जिस भरोसे पे वोट दिया था कांग्रेस वो नहीं झेल पाई। कितने प्रॉब्लम है गुजरात में, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम लेस गुजरात है। आप बड़ौदा की बात करें तो दूषित पानी का प्रॉब्लम है, मानसून में जो सीजन आती है उसमें पानी भर जाने का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है। 2 साल कोरोना के आ गए, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ने क्या किया, जैसे उसका भारतीय जनता पार्टी ने उसका पॉजिटिव वे में उपयोग किया, वो लोग नहीं किया। तो उनके पास हाथ में बहुत अपॉर्चुनिटी थी। आफत को अवसर में कन्वर्ट करने की कला कांग्रेस को सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के कांग्रेस फिर बैठी होगी। दूसरी एक बात है, तो अब करीब करीब खत्म होती नहीं, दूसरी एक बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत के सिवा कोई दिखे नहीं जी। हाँ, कई हद तक ऐसा है कि राज्य के नेताओं से चुनाव लड़े तो शायद इतने भी वोट मिलेंगे। अगर केंद्र के नेता के 2-4 शब्द 2-4 सेंटेंस इधर उधर बोल जाते, पूरा कांग्रेस का सफाया करके जाते हैं तो वो अच्छा था। लेकिन बजाय भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को गुजरात कांग्रेस यात्रा, गुजरात कांग्रेस अस्मिता या गुजरात कांग्रेस गौरव यात्रा कुछ निकाली होती और 2 महीने में 182 सीटें अगर घूम लिया होता ना, तो शायद कांग्रेस फिर 77, 78, 80 तक आ सकती थी। बिल्कुल। और इसलिए मोदी ने एक सभा में टकोर किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मविश्वास में न रहे, अति विश्वास में न रहे, खाटला बैठकों के जरिए ग्राम्य विस्तारों में कांग्रेस का बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी ने भी खुद उसको टकोर किया था। तो ऐसा अगर राहुल गांधी ने आकर के ये कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल के अगर ये 2 महीना दिया होता तो शायद, तो मैं ये मानता हूं कि वो लोकशाही के लिए ज्यादा अच्छा सिनेरियो रहता बजाय आम आदमी पार्टी को। चलिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात तो बाजू में रहती है, लेकिन भाजपा सरकार बनाने जा रही है, मतदाता नाराज है। मोदी, शाह, नड्डा लगातार प्रचार कर रहे हैं और उसके बाद भी मतदाताओं ने वोट नहीं किया है। ये चलो 2022 की बात हम छोड़ दें, लेकिन आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य गुजरात में कहां देखते हैं? मैं सच बताऊं, 2026 के बाद नरेंद्र भाई चेहरा नहीं रहेगा भाजपा। बिल्कुल, मोदी और शाह के बिना 27 के चुनाव मोदी के बगैर लड़ना है। भाजपा को यह बात आज से ध्यान में लेनी पड़ेगी, आज से। दूसरी बात है, ये चुनाव में खुलकर बाहर आइए और मत ईवीएम खुलने के बाद ज्यादा ऑथेंटिक डेटा के साथ बाहर आएगी। अभी जो है वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ये बता रहा है कि 18 से 29 साल के जो युवा है वो उसमें से 19% युवा भारतीय जनता पार्टी से दूर हट चुके हैं, उनमें से 12% युवा कांग्रेस से दूर हट चुके हैं। ये सिनारियो बहुत खतरनाक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर गौर नहीं किया तो 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक होगा। आने वाले 5 साल में 18 से 25 साल के युवाओं के लिए सतत कार्यक्रम करने पड़ेंगे, उनके लिए वेलफेयर के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। उनकी जो युवा मोर्चा है, उनका जो एबीवीपी है, उसको सक्षम करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी उसका युवा मोर्चा है और एनएसयूआई है, उसको सक्षम करना पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह भी बताना चाहता हूं कि आप ऐसे बोलते हो कि नलिया से तलिया तक हमारी सरकार है, पंचायत से पार्लियामेंट तक हम काम करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज की जो विंग है वहां पर एबीवीपी को मजबूत क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, आपने एबीवीपी मजबूत नहीं किया, उसी वजह से 18 से 29 के युवा भारतीय जनता पार्टी से स्विच ओवर होना शुरू हो चुका है। अगर वो स्विच ओवर ज्यादा हुआ तो यही मतदार था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना सक्षम बनाया है। दूसरी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, ईवीएम खुलने के बाद ज्यादा ऑथेंटिक होगी।
बनिया और ब्राह्मण, ये दो कम्युनिटी आज से नहीं, जनसंघ के टाइम से जी वो भारतीय जनता पार्टी की कोर बैंक रही है। हाँ, 20 से 30% बनिया ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वो 85 के बाद वो भी वहां से हट चुके थे। 85-90 जब खाम थियरी के बाद हट चुके थे। आज वही जो निम्न मध्यम वर्ग जो है उसमें जो बनिया और ब्राह्मण है वो भी भारतीय जनता पार्टी से करीब 12% दूर हो चुके हैं। तो ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्निंग बेल है। मैं ये बोलता हूं कि ये सावधान होने की बात है। 27 में अगर आपको जड़ें मजबूत करनी है तो ऐसी छोटी 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 बाबतों, ये छोटी नहीं है, छोटी बाबत 27 में बहुत बड़ी होकर के बाहर आएगी। तो उसके ऊपर उनको ध्यान दे करके ये 5 साल को उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। मुझे ये बात है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में डिफरेंस ये है, 17 में 77 सीटों देने के बाद कांग्रेस आराम से सो गई, चैन की नींद से सो गई कि हम तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली। और जब चुनाव का 1 साल बाकी रहा तब जगदीश ठाकुर का प्रमुख बनने के बाद थोड़ा बहुत कांग्रेस में चेतन आया और हुआ, तब तक कांग्रेस सो चुकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी से वो तो नहीं होगा कि उसमें समझ कल शाम से ही मंथन शुरू हो चुका है। चुनाव खत्म होते ही 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के लिए मंथन शुरू हो चुका है। मिशन 144 पर डिस्कशन 3 दिन चलने वाली है। कांग्रेस की ओर से, भाजपा पार्टी की ओर से सभी दिग्गज नेता दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं कल शाम से, और 2 दिन और कर रहे हैं, चर्निंग मंथन कर रहे हैं, आत्मा मंथन कर रहे हैं कि मिशन 144 जो 2024 के चुनाव में जिस चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी सेकंड थी या जीत नहीं पाई थी, उस सीटों से, हर एक सीटों से रिपोर्टिंग ऑलरेडी आ चुकी है, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुका है। जी। तो ये मंथन करने वाली पार्टी है, शायद यही मुद्दों पर उसको मंथन करना पड़ेगा। जैसे पाटीदार वोट बैंक है। पाटीदार वोट बैंक एक जमाना था जो कांग्रेस की कोर वोट बैंक थी। माधव सिंह सोलंकी टाइम पर 1980 से जो उनके दिग्गज पाटीदार नेताओं की हत्या होती गई और खाम थियरी में पाटीदार को बाजू पर दर किनारे कर दिए गए, उसके बाद पाटीदार वोट बैंक कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। 17 में 20% भारतीय जनता 30% भारतीय जनता पार्टी से पाटीदार वोट बैंक दूर गई। ये वो 30% इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से दूर रही है, उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। उसका एडवांटेज कांग्रेस नहीं ले पाई और उसका एडवांटेज आम आदमी पार्टी ने लिया, और इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो निष्क्रिय जो विरोधी मतदार, भाजपा के विरोधी मतदार थे ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये पाटीदार वोट बैंक जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सोचना है कि वो उनकी नहीं है, अब उनकी नहीं रही है, जो पहले उनकी ही थी। और उनको मनाने में आप कितने लोगों को नाराज करोगे? आपने समझ लो कि करीब 50 उम्मीदवार पाटीदार के उतारे। पाटीदार का परसेंटेज है 12 से 13% टोटल। तो 182 में से उनको 22, 24, 25 सीटें देनी थी, 50 दिया जी, तो डबल दिया। तो जब पाटीदार को आप इतना वजूद देते हो तो साथ साथ अन्यों को भी इतना वजूद देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सब क्लासिफिकेशन। ओबीसी में से कोली है, कोली बहुत बड़ी वोट बैंक है। ठाकुर, कोली ठाकुर मिलकर करीब 17, 18, 31% है। तो आपको कोली को साथ लेना पड़ेगा। आपको सब क्लासिफिकेशन, मतलब नाई समाज है, विश्वकर्मा समाज है, माली समाज है, ये सब समाज नो डाउट स्लोली नरेंद्र मोदी 2012 से लेकर के भाजपा में लेके आए हैं, लेकिन यही समाज को साथ में लाना पड़ेगा। मतलब ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग में पूरा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाना पड़ेगा। जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उस एज ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के पास वापस कैसे है वो भी देखना पड़ेगा। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में मजबूत नेतृत्व कौन प्रदान कर सकता है? क्योंकि भूपेंद्र पटेल की बात करें या उससे पहले विजय रूपाणी की बात करें, वो दोनों ही राज्य चलाने में सक्षम नहीं माने जाते मुख्यमंत्री रहे हैं, पपेट कहा जाता रहा है उन्हें। गुजरात का भविष्य सिर्फ क्या मोदी शाह कब तक चलाते रहेंगे? उन्हें देश भी चलाना है, तो गुजरात राज्य आखिरकार कौन चलाएगा? कौन से नेता को आगे ले जाना होगा हमें? मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमने ओपिनियन पोल में पूछा था आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र भाई, उसके अलावा कौन से बीजेपी के नेता गुजरात का नाथ बन सकता है? हमने गुजरात का नाथ शब्द यूज किया था, कौन गुजरात के नाथ बन सकते हैं? तो उसमें पुरुषोत्तम रूपाला के एक ऑप्शन आया था, एक ऑप्शन मनसुख मांडविया के भी आया है, क्योंकि आनंदीबेन, नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आनंदीबेन पटेल थी, तब तक था। लेकिन विजय रूपाणी देखो या भूपेंद्र पटेल देखो, वहीवटी तंत्र पर अंकुश नहीं है। सरकार वहीवटी तंत्र ही चला रहा है। हमें नेतृत्व ऐसा चाहिए, मुख्यमंत्री ऐसा बनाया गया कि बिल्कुल हमें नेतृत्व ऐसा चाहिए कि जो वहीवटी तंत्र पर पकड़ बना करके वो खुद अपने बलबूते पर, जैसे नरेंद्र भाई ने सरकार चलाई थी, जैसे आनंदीबेन ने सरकार चलाई थी, ऐसी सरकार चलाने वाला नेतृत्व चाहिए। जो भूपेंद्र भाई अगर देखते ट्रेनिंग, 1 साल ट्रेनिंग का गया है, देखते अभी क्या करते हैं, लेकिन वो जो ताकत है, वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट जो नरेंद्र भाई में था,
वो किलिंग इंस्टिंक्ट भूपेंद्र भाई में नहीं दिख रहा है, चाहे वो भूपेंद्र सॉफ्ट पटेल को तो होकर के बनाया काम करें। इसलिए गया, भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं भी नहीं था पिक्चर में कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हमने जब सर्वे में पुरुषोत्तम रूपाल और मनसुख पांडे में 2 का और नाम आया है, वो दोनों का वैभवटिक क्षमता अच्छी है ऐसा दिख रहा है। जी। लेकिन वो ये तो भाजपा को सोचने की बात है, ये तो जनता को सोचने की मुख्यमंत्री बात बदल नहीं है। सकते हैं, वो तो कहना जल्दी है, अभी जल्दी है। मुझे नहीं लगता है कि शायद भूपेंद्र पटेल अभी नहीं सरकार चेंज को करेंगे। फिलहाल ये लोग चेंज कर रहे हैं। लेकिन गुजरात को बहुत सोचने की बात है, गुजरात भाजपा को बहुत सोचने की बात है। हो सकता है आप बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा का नेतृत्व राज्य में कहीं नहीं दिख रहा है। जब मोदी और शाह हटेंगे तब गुजरात कौन चलाएगा? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो बहुत सालों से काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। और वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी, मतदाताओं की नाराजगी हो सकता है आने वाले 5 सालों में भारी पड़ जाए। इस बार भले ही आप एक बड़ी जीत के साथ एक बड़े, शायद मोदी जी का रिकॉर्ड भी इस बार टूटता हुआ दिख रहा है, शायद 127 का रिकॉर्ड टूट भी जाए। 127 का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। और अगर 70% वोटिंग होती तो शायद 149 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाता। लेकिन 149 तभी भी जी, भारतीय जनता पार्टी को सावधान होने की जरूरत है। ये चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्निंग बेल बजा दिया है। वो वार्निंग बेल को भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में लेना होगा, गंभीरता से ध्यान में लेना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और 8 दिसंबर का आप वेट कर लेते हैं। एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, परिणाम क्लियरली बीजेपी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब ईवीएम खुले, हो सकता है एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं, इस बार एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, सटीक साबित होते हैं कि नहीं, उस पर नजर बनी हुई है। 8 दिसंबर को हम फिर बैठेंगे, फिर इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा होगी और कौन कौन से सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी जीते, अपने बलबूते पर जीते या भारतीय जनता पार्टी के या अन्य दलों के बलबूते पर जीते, ये सारी चर्चा होगी। दिन भर 8 दिसंबर को आपको हमारे साथ जुड़ना है। यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपर्ट्स आएंगे, यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आएंगे और यहाँ आम जनता, हर एक से दिन भर बात होती रहेगी। परिणाम आपके सामने लाइव हम दिखाते रहेंगे। 8 दिसंबर को जरूर जुड़े। अजयेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जुड़े हमेशा रहना है। वीएनएम आप 25 सालों से देख रहे हैं और देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर लीजिए। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।